आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ब्रेन मैप डिस्कस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप लोग बताएंगे आपको इम्पोर्टेंट क्या लगता है। आपने कुछ आप लोग बताएं आपको इम्पोर्टेंट क्या लगता है, क्या चीज़ पता होनी चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ऋषिका। सर पांचों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऋषिका। क्या चीज़ पता होनी चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स। दिख रहा है स्क्रीन पे, देखना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स रहेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स वो याद होने चाहिए। एग्जाम्पल्स कैसे, एक टेबल बनाएंगे आप ने बनाई है अपन ने एक बार। क्या बनाई थी कि भाई डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्टम। एक बार हम लोगों ने क्लास में बनाई है टेबल, लोग इनसे ले लेंगे, वो याद रहेगी किस पैथोजन से कौन सा disease। तो वो उस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो याद करने में 2 4 5 बार पढ़ना पड़ता है। 1 2 बार बनाओगे टेबल तो याद रहेगा। एग्जाम्पल्स। और क्या इंपॉर्टेंट लगता है आपको। फूड प्रिजर्वेशन। सही है। और कृतज्ञ। और क्या इंपॉर्टेंट लगता है आपको। गुड। और तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, उनके यूजेस क्या हैं, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये सब तो हम लोग ब्रेन मैप में बनाएंगे। बट एक चीज़ जो ध्यान देने की बात होती है, जो काफ़ी बच्चे मिस कर जाते हैं, वो थे एग्जाम्पल्स, जो शुभ ने बताया था। बाकी तो देखो वो समझ में आ जाता है, याद हो जाता है। एग्जाम्पल्स में नाम याद करना है, और 1 2 नहीं है, थोड़े से ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा भी नहीं है बट थोड़े से ज़्यादा है, 8 10 वो याद करना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स में डिजीज़ कॉज करते हैं वो अलग स्लॉट है। कुछ की बुक में प्लांट की डिजीजेस भी दी हुई है, कुछ की बुक में प्लांट की डिजीजेस भी दी हुई है, तो वो भी थोड़ा सा याद करना रहेगा। मेरे हिसाब से एनिमल की डिजीजेस ज़्यादा पूछते हैं, प्लांट्स की डिजीजेस वाला कम पूछते हैं। तो पहले एनिमल्स की याद करके फिर प्लांट्स की। ठीक है। अब इसमें जो पांचों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके पर्टिकुलर एक्सेप्शंस, जो पांचों 5 टाइप्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, उनके इन पर्टिकुलर एक्सेप्शंस। जैसे मैं बोलूँ बैक्टीरिया के बारे में एक सेलिएंट पॉइंट, बैक्टीरिया के बारे में एक अलग पॉइंट, क्या बता सकते हैं आप। कोई भी। सर मैं बताऊं। ऋषिका। हाँ। सर बैक्टीरिया 3 टाइप्स के होते हैं। एक पॉइंट एक बताना है जो राउंड। आपको अलग लगता है, टाइप वाइप नहीं चाहिए मेरे को। सर वो यूनिसेल्यूलर होते हैं। यूनिक पॉइंट, यूनिक पॉइंट सर चाहिए याद मेरे को। करना। एक यूनिक पॉइंट चाहिए वो मेरे को। बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। फंगाई में भी होता है, प्रोटोजोआ में भी किसी। बट अच्छी बात है आपको। सर उनमें सेल वॉल होती है। फंगाई में भी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, शायद नहीं दिया हो बट कभी ना कभी तो अपन ने डिस्कस किया होगा। ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। 2 तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक में प्रॉपर डिवीजन नहीं होता सेल ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। यूकैरियोटिक में होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक एक पॉइंट, जैसे बैक्टीरिया का एक पॉइंट मेरे को ये लगता है जिससे बैक्टीरिया मेरे को याद रहता है, आपको भी कुछ पॉइंट बताया आपने। फंगाई, फंगाई का क्या पॉइंट ध्यान है आपको? प्लांट लाइक फंगाई काफ़ी कुछ प्लांट्स जैसे होते हैं। वो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। क्लोरोफिल नहीं करते, काफ़ी कुछ प्लांट्स जैसे होते हैं पर वो खुद का फूड नहीं बना पाते, तो उनका मोड ये ऑफ न्यूट्रिशन बहुत यूनिक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या है, जो खराब चीज़ें हो गई है, सड़ रही है चीज़ें, रॉट, डिके हो रही है चीज़ और ख़त्म हो गई है चीज़, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। जैसे शुभ बहुत दिनों पे बहुत दिनों से नहाएगा नहीं, तो उसकी हाथ की स्किन, डेड स्किन निकलती है, तो वो निकली नहीं कि वो नहाया ही नहीं। एट्थ की छुट्टियों में नहाएगा नहीं वो 1 महीने तक, सोते और खाना, सोना और खाना। एट्थ में इतना पड़ रहा है तो सोएगा फिर। तो उसकी स्किन पे, मतलब किसी की स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तुक्का नहीं बोल रहा, बट किसी की स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, वो सुना भी है, क्योंकि वहाँ पे वो क्लीन नहीं कर रहे, तो वहाँ पे डेड एंड डिकेइंग स्किन है, इसलिए हुआ है। कि लाइव स्किन पे उतना ज़्यादा होगा ऐसा पॉसिबिलिटी पेड़ों पे लग जाता है, पर पेड़ों की बार्क पे लगता है, बाहर जो बार्क निकलती है। तो डेड एंड डिकेइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कुछ हद तक प्लांट्स जैसे होते हैं, बट क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है इनमें, इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। प्रोटोजोआ के बारे में क्या बता सकते, कुछ भी ऐसा? सर उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एनिमल जैसी है। क्या बात है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एनिमल जैसी, मूवमेंट अच्छा अवेलेबल, काफ़ी सारी प्रोटो बाकी से भी होती है, प्रोटोजोआ से भी। एक डिजीज़ जो प्रोटोजोआ से होती है, मलेरिया, है ना। तो किसी ने पूछा था, आपने ही पूछा था शायद, कि मलेरिया तो शी मॉस्किटो से होती है, तो क्या वो प्रोटोजोआ? ने पूछा था, किसने पूछा था? मलेरिया जो फीमेल मॉस्किटो से होता है, उसकी बॉडी में प्रोटोजोआ प्रेजेंट रहेगा एक पर्टिकुलर, तो वो जहाँ पे बैठेगी, जिसको काटेगी, उसमें जाने के चांसेस है वो ऐसा नहीं है कि वो फीमेल मॉस्किटो खुद प्रोटोजोआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो पूरा इंसेक्ट है ना, बड़ा है। प्रोटोजोआ तो बहुत छोटा रहेगा, विजिबल नहीं रहेगा। कांटेक्ट का नहीं पता, कांटेक्ट से तो मेरे को नहीं लगता। ब्लड में इंसर्ट, एल्गे, यूनिक पार्ट एल्गे का, बेटा आपको याद होते जा रहे थोड़े थोड़े, घर पे सर बोलो इशिका। वो अपना जो फूड होता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। क्या बात है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है इनमें, तो अपना फूड बनाने की कैपेबिलिटी रहती है। वेरी गुड। वायरस, बोलो। रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसा रणवीर ने बोला और ऑनलाइन से शायद इशिका ने बोला, तो वायरस, एक और बच्चा है ऑनलाइन, वो भी बताए। श्रेष्ठ, सर मैं बताऊं एक पॉइंट? श्रेष्ठ, हाँ सर। हाँ, मुंह खोल के आंसर देने बीच बीच में। हाँ सर। वायरस बहुत ही अजीब क्रीचर्स होते हैं, आज तक सर उनको लिविंग है या नॉन लिविंग वो अपन क्लासीफाई प्रॉपरली नहीं कर पाए। रीजन बीइंग, लिविंग क्रीचर्स का एक बेसिक कैरेक्टर होता है रिप्रोडक्शन। वायरस में रिप्रोडक्शन कैसे करना है उसका मैकेनिज्म रहता ही नहीं, उसका सिस्टम है ही नहीं, तो वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है? तो वो होस्ट बॉडी किसी दूसरे सेल पे जाएगा, उसके उसके चीज को यूज करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा, सेल के रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म को यूज करके खुद रिप्रोड्यूस करेगा।
वायरस खुली हवा में घूम रहा है तो वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, उसको कोई ऑर्गेनिज्म चाहिए रिप्रोड्यूस। चलिए कॉन्सेप्ट मैप चालू करते हैं। सबसे पहले का 2 पार्ट्स में कॉन्सेप्ट मैप है, बड़ा चैप्टर पार्ट्स में है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 तरह के होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गे, वायरसेस। बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होते हैं, उनका अलग अलग शेप साइज होता है, राउंड हो सकता है, ओवल हो सकता है, डॉट शेप्ड हो सकते हैं, कॉमा शेप्ड हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं। फंगाई हीटरोट्रॉफिक होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, एक एग्जांपल हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हीटरोट्रॉफिक क्या होता है? हीटरोट्रॉफिक क्या होता है? हीटरोट्रॉफिक का सिंपल मतलब तो है जो दूसरों पे डिपेंड करते कंप्लीटली फूड के लिए, बट फंगाई या तो सैप्रोफाइटिक होगा या पैरासाइटिक होगा। सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक का क्या मतलब है कि वो डेड इन डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे जो रहता है, डेड इन डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे जो जीता है वो सैप्रोफाइटिक, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो जीता है वो, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पैरासाइटिक। 7th की बुक में एक एक चीज दी हुई थी, मुझे याद है। नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, डेड थिंग, उस पे नहीं लगेगी, नहीं लगती है। वॉल्स पे कुछ ना कुछ दूसरी कुछ चीज प्रेजेंट है उससे लगती है, कुछ ना कुछ दूसरी लिविंग चीज प्रेजेंट है उससे लगती है, डायरेक्ट नहीं लगती। वॉल्स पे लगती है, लग गई थी, बट वहाँ पे क्या किसी तरह से पानी आता था, उस पानी में हो सकता है कुछ लिविंग क्रीचर्स के पार्ट्स आते हो, कुछ डेड पार्ट आता हो किसी, नहीं समझ रहे हो? जैसे पानी है तो आप पानी में बोलोगे कुछ भी लिविंग नहीं है, लिविंग पानी जहाँ से आया हो, नदी में कुछ फिशेज हो, कुछ प्लांट्स हो, उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट, छोटा छोटा एक्सट्रैक्ट उसमें, नॉन लिविंग चीज़ों पे नहीं लगती है। अपने जो सैंड यूज़ की दीवार बनाने में, उसमें कुछ लिविंग पार्ट पे लगता है। क्लियर? They are commonly found in bread, leather, cotton, paper, etc. प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनिमल लाइक कैरेक्टर बिहेव करते हैं, दिखाने जैसे बता। प्रोटोजोआ का लिटरल मीनिंग होता है पहले। तो एनिमल्स की जब शुरुआत हुई होगी ना, तो प्रोटोजोआ सेल बना होगा और फिर उससे इवॉल्व हुए सुबोरनवीर सब लोग। द फर्स्ट एनिमल सेल, फर्स्ट एनिमल सेल, ठीक है। एल्गे, एल्गे का न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मतलब खुद से, एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब दूसरे पे बिलोंग। अपन भी हीटरोट्रॉफ्स होते हैं, अपन भी हीटरोट्रॉफ्स होते हैं, पर अपन किसी डेड एंड डिकेइंग से न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, ना अपन किसी दूसरे लिविंग क्रीचर से न्यूट्रिशन, समझो। जैसे आजकल तो नहीं होता, पहले बालों में लाइज बोलते हैं, टू हो जाती थी, है ना, किस किस को ये बचपन में। जे तो वो पैरासाइट्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म, जीते हुए ऑर्गेनिज्म पे रह रहे हैं, जो जीते हुए ऑर्गेनिज्म पे रह रहे हैं वो पैरासाइट, और जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म के मरे हुए पार्ट्स पे रह रहे हैं, डेड एंड डिकिंग पार्ट्स पे रह रहे हैं, वो सेप्रोफाइट्स। फंगस को जनरली किस में डालते हैं? सेप्रोफाइट्स में। और कुछ फंगस पैरासाइटिक भी होती है। अभी जस्ट कोरोना वायरस के बाद क्या चली थी, वो मेरे हिसाब से पैरासाइटिक होगी, क्योंकि वो बॉडी के अंदर रह रही थी, बॉडी के अंदर ब्रेन। तो पर वो ये सब हीटरोट्रॉफ्स होते हैं, अपन भी हीटरोट्रॉफ्स है। एल्गे
ऑटोट्रॉफिक। एल्गे में एक पार्ट अगर आप याद रख सकें, चलो ये सेकंड, एल्गे अबंडेंटली प्रेजेंट रहती है ना, रोड पे भी लग जाती है कभी कभी, देखी होगी। अब ये बारिश का मौसम जैसे कम होते जाएगा आपको रोड पे दिखने लगेगा, जहाँ जहाँ पे पानी थोड़ा सा बचा रहेगा वहाँ पे कोने कोने पे एल्गे आना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी छत पे हल्का फुल्का पानी भी भराता है तो वहाँ पे एल्गे लग जाती, पेड़ों पे लग जाती। सनलाइट से तो आती है, फोटोसिंथेसिस करती है, पानी सूख गया पानी उससे खत्म होती है। और एल्गे बहुत जड़ होती है, तो ऊपर एक खाली टंकी रखी हुई है, मैं जैसे कुछ गमला वमला वॉश करना हो तो उससे कर लेते हैं, तो हल्का सा उसमें न्यूट्रिशन रहता है उस टंकी में, छोटी टंकी। बारिश में पूरा पानी भरा गया उसमें, उसमें पूरी मोटी मोटी काई जम गई, थिक। तो एल्गे काफ़ी लेवल तक अच्छे से ग्रो कर सकती है, अबेंडेंटली प्रेजेंट रहती। वायरस, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग का दोनों का एग्जिबिट करता है। वायरस बहुत सारे शेप्स और सिंपल स्ट्रक्चर होता है वायरस, लिविंग जैसा नहीं लगता, मशीन जैसा लगता है। अगर आप शेप्स देखेंगे सबकी बुक्स में। 5 किंगडम्स समझ में आए? तो वापस राधिका। हाँ, आगे चलेंगे। फूड प्रिजर्वेशन, फूड को कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है। बहुत तरीके होते हैं फूड को प्रिजर्व करने के। गरम कर दो, जब आपके घर में फ्रिज लाइट नहीं है या फ्रिज नहीं है या फ्रिज ख़राब हो गया, तो जो दूध रहता है उसको गर्म कर दो, फिर 3-4 घंटे तक रख दो, फिर थोड़ी देर बाद वापस गर्म। दिन में 2-3 बार गर्म कर दो तो ख़राब नहीं होता, क्योंकि गर्म करने से माइक्रोब्स मर जाएंगे, फिर धीरे धीरे ग्रोथ होगी। उस ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो उसके पहले अपन गर्म 2 या 3 बार हीट कर दो मिल्क को, तो वो चलते जाता है बिना फ्रिज। डिहाइड्रेशन, बता दो किसी चीज़ को। पर आम का रस निकाल के तो सुखा देते हैं, खाया होगा ना सबने, तो सुखा देते हैं तो डिहाइड्रेट हो जाता है, फिर वो काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। मतलब फ्रिज की ज़रूरत नहीं है डिहाइड्रेट किया, फ्रिज कौन बोल रहा था, फ्रिज की ज़रूरत नहीं। धूप में सुखा के, धूप में सुखा दो, या कुछ आजकल तो चेम्बर्स भी बनने लगे, इनसे एयर फ्लो चलते रहेगा, और कांच के या प्लास्टिक के चेम्बर रहेंगे, तो हीट आएगी तो वो हीट वहीं पे बंधी हुई रहेगी, तो सूखते जाते हैं। सूखा हुआ एप्पल किसने खाया? कहीं कहीं पे प्रसाद में मिलता है सूखा, मैंने तो वो भी एक डिहाइड्रेटेड। डीप फ्रीजिंग नीचे है। एक होता है पेस्चुराइजेशन, हीटिंग जैसे ही है पेस्चुराइजेशन, पर थोड़ा सा अलग है। जैसे मिल्क को आप सडनली हीट करो, एकदम से गर्म करो, एकदम से गर्म आप घर पे नहीं कर सकते, तो पतले से पाइप में से ले जाना पड़ेगा, गर्म पाइप में से। तो एकदम से गर्म करो 60, 70, 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक, फिर एकदम से ठंडा कर दो, तो माइक्रोब्स एकदम से गर्म एकदम से ठंडा खत्म, बहुत सारे माइक्रोब्स खत्म। जो आपका पैक्ड मिल्क आता है वो पेस्चुराइज्ड रहता है, सांची, अमूल, वो पेस्चुराइज्ड है। सर वो कुछ मिल्क्स आते हैं ना जिनकी शेल्फ लाइफ भी 2 to 3 months रहती है। मिल्क्स, हाँ सर, वो जो फ्लेवर्ड मिल्क्स आते हैं। हाँ, तो उसमें तो प्रिजर्वेटिव मिलाना पड़ेगा, में तो प्रिजर्वेटिव मिलाना पड़ेगा। हीटिंग से हाई टेम्परेचर डेवलप हुआ, डिहाइड्रेशन से ड्राई हुई चीज़, पेस्चुराइजेशन से एकदम से 70 डिग्री पे ले गए, फिर रैपिड कूलिंग की। फिर एक होता है स्मोकिंग, मीट प्रोडक्ट्स एंड, चलो स्मोकिंग तो अपनी बुक में है नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। रेफ्रिजरेशन, लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो माइक्रोब्स का ग्रोथ कम रहता है। कैनिंग,
एयर टाइट कंटेनर्स में रख देते हैं अपन। वो एयर टाइट कंटेनर्स ड्राई होने चाहिए, तो ड्राई करके एयर टाइट कंटेनर्स में रख दो। आप सबके घरों में चीज़ें स्टोर रहती है ना एयर टाइट कंटेनर्स में, वो ड्राई रहना चाहिए। फिर क्या सर होगा, दिवाली पे वो चीज़ सारी चीज़ों को निकालोगे, धूप दिखाओगे, और वो कंटेनर्स को अच्छे से वॉश करके वापस से सुखा के रखोगे। और जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको भी अच्छे से सुखा के रखोगे, ड्राई नहीं कर रहे बिल्कुल। वो जो डिहाइड्रेशन था वो प्रोसेस अलग है, पर फिर भी जो ऊपर का मॉइस्चर है वो तो सुखा देते है ना। सर हाँ, बट जैसे यीस्ट है तो फिर वो तो अनेरोबिक रेस्पिरेशन कर लेगा। तो ईस्ट हर कुछ सी को नहीं खा सकता है। ईस्ट किस पे सरवाइव कर सकता है, ग्लूकोज और कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट। तो आपके घर में जो दालें वगैरह है तो ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ईस्ट नहीं ग्रो कर पाता इसमें, राइट। उसके बाद एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स बहुत सारे तरह के आते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट, बोलो सोडियम बेंजोएट आते हैं उसमें। सोडियम बेंजोएट बोलो, सोडियम मेथा बाय सल्फाइट, मेटा बाय सल्फाइट। मेटा याद रहेगा, बाय याद रहेगा, सल्फाइड सुना है, मेटा बाय सल्फाइड। कॉमन सॉल्ट, खूब सारा नमक डाल दो किसी में, सॉल्ट मार देती है, सॉल्ट डिसइंफेक्टेंट रहती है, वो ऐसा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट करेगी कि माइक्रोब ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। तो बोलते हैं ना जले पे नमक छिड़कना, तो सब वो ऑलिव्स नमक वगैरह से में वहाँ पे ऑर्गेनिज्म और अपना सेल्स भी मरने लगते हैं वहाँ। शुगर, शुगर से भी होता है। पर शुगर में तो लाइक वो बैक्टीरिया को ग्रोथ करती है ना। नहीं, शुगर नहीं करती। शुगर कहाँ से करती बैक्टीरिया को ग्रोथ, एक एग्जांपल बताओ। सर यीस्ट तो शुगर पे वो होता है। हाँ, पर उसके लिए उसको पानी मिलना चाहिए, लिक्विड कुछ मिलना चाहिए। और तो ड्राई शुगर डालिए, अरे वो आपकी जेली बीन्स आते हैं ना, जेली वेली, सर अभी पड़ी है। उसके आसपास शुगर कोटिंग रहती है अच्छी खासी, तो वो इतनी सारी क्यों रहती है, प्रिजर्व करने के लिए। शुगर से भी प्रिजर्वेटिव प्रिजर्व हो जाता है। ऑयल, किसी चीज़ को ऑयल में डाल दोगे तो उसमें एयर जाना ना के बराबर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए अचार वगैरह एयर में डालते हैं। सोडियम को मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिजर्व, कौन सा तेरा दोस्त है जो सर वो माइक्रोब्स को वाटर लूज करने के लिए भी डालते हैं ना शुगर। हाँ, माइक्रोज वाटर लूज कर जाते हैं, क्योंकि शुगर, ये अच्छा पॉइंट आया है, शुगर किसी भी चीज़ में से वाटर खींच लेती है बाहर। तो अगर कहीं पे माइक्रोब है तो उससे वाटर खींच लेगी, मार देगी, माइक्रो प्रिजर्व हो जाएगा। विनेगर, विनेगर में कुछ हद तक एसिड होता है एक, हाँ एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है एक, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो खा सकते हैं, सर वो ऑलिव्स में डालते हैं ना उससे उनको विनेगर बनता है। विनेगर काफ़ी सारी चीज़ों में डलता है, चाइनीज़ चीज़, काफ़ी सारी चीज़ों में ऑलिव्स को प्रिजर्व, काफ़ी सारी चीज़ों को प्रिजर्व। अपनी सोसाइटी में ज़्यादा यूज़ विनेगर का, सोसाइटी में ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स का यूज़, 12 महीने धूप आती है, 12 महीने चीज़ उगती है, 12 महीने प्रिजर्व करना वहाँ पे ज़रूरी है, प्रिजर्व करना वहाँ पे ज़रूरी है पे साल भर धूप नहीं आ सकती, साल भर चीज़ें ग्रो नहीं हो सकती। जैसे इंडिया में कभी चीज़ नहीं बना, जहाँ तक मुझे ध्यान, चीज़ के लिए का सब्स्टिट्यूट पनीर बना, जिसकी शेल्फ लाइफ हार्डली 7 डेज है। शेल्फ लाइफ क्या, रेफ्रिजरेशन लाइफ 7-8 डेज है हार्डली, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पर गाय चारा चरेगी, साल भर दूध देगी, पर पनीर, तो फ्रेश चीज़ खाओ। पर हाँ, ये चीज़ें हैं, ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव्स पे बात हुई, आगे बात करते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि जब मिल्क में विनेगर डाल देते हैं वो फट जाता है।
मिल्क में कोई सी भी खट्टी चीज़ डाल दोगे वो फट जाएगा, कोई पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन सपोर्ट करती होगी उसको, उसके जो कार्बोहाइड्रेट और फैट पार्टिकल्स हैं वो कन्वर्ट होने लगते हैं प्रोटीन पार्टिकल, इसलिए वो फट जाता है। सर poisoning- आई डोंट थिंक, अलग से बोलिए। सर फूड पॉइजनिंग में क्या होता है? फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, देखो ये आगे आ रहा है फूड स्पॉइलेज, इसमें डिस्कस कर, ठीक है, आगे आ ही रहा है। चलो सेकेंड पार्ट है मैप का, उसके पहले ये पार्ट वापस से आप देख लीजिए, और कुछ लगे तो बताइए, कुछ भी लगे तो बताइए। सारा याद नहीं कर, यहाँ पे पार्ट्स बात के लिए छोड़े हैं, जिनको ये चीज़ें याद हो वो दूसरे पार्ट्स याद कर सकते हैं। एल्गी में एक पॉइंट छोड़ा था मैंने, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो आपकी बॉडी में डिफरेंशिएटेड बॉडी, आपका ये पता है अपन को कौन सा टिश्यू है, पढ़ेंगे कौन सा टिश्यू है एपिकल, सब टिश्यूज भी अलग अलग डिफरेंट। एल्गी की बॉडी में डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं। ऐसे ही कुछ कुछ पॉइंट्स सेकेंड स्टेप में उठा सकते हैं, याद ऐसे ही होता है, फर्स्ट स्टेप में कुछ याद कर लो, सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में। चलिए, जो श्रेष्ठ ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आने वाला है, इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम के भी हैं और हार्मफुल भी, है ना। ये चैप्टर का नाम ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एंड कोई कोई मतलब यूजफुल इफेक्ट। यूजफुल इफेक्ट की बात करते हैं, फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बेवरेज इंडस्ट्री में यूज होता है। बेवरेज मतलब ड्रिंक्स, ब्रेड बनाने में, चीज़ बनाने में, दही बनाने में। हेल्थ सेक्टर में यूज़ होता है, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, विटामिन्स। एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया,
क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में यूज़ होता है, एनवायरनमेंट क्लीन करने में यूज़ होता है। जो आपने कुछ डेड एंड डिकेइंग पार्ट है तो वो फंगाई खाते जाएगी और दूसरे डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज कर देंगे। बायोगैस प्रोडक्शन में यूज़ होता है। बायोगैस प्लांट शायद आपको पता हो, बायोगैस प्लांट होता है जिसमें से बायोगैस प्रोड्यूस हो सकती है। तो वो गार्बेज को यूज करके होता है ना? गार्बेज को यूज़ कर, बिल्कुल सही। और उस पर यह ध्यान रखना पड़ता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसको बना रहे हैं उनके लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट, वो जितने ज़्यादा रहेंगे उतनी जल्दी बायोगैस। सर तो ये तो वो रहता है ना, लाइक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस। नहीं, बहुत सस्ता प्रोसेस रहता है। एक गोबर गैस प्लांट होता है, वैसे जनरली मीथेन निकलती है। वो अगर आपके पास जगह है तो 6-7 हज़ार 10,000 रुपये में साइज का बन जाएगा। कब बनवा रहे हो? गाय रख दे, 10 लाख के बाहर। गाय कितने गोबर दे बायोगैस प्लांट बनाने के लिए? ठीक है, सर इतना समझ। मैंने टारगेट ले लिया, अगर 95% आ गए तो गाय मिलेगी। चलो, सच्ची क्या मिलेगी? सर, गाय या कुत्ता? मम्मी ने बोला 95% लिया मिल जाएगा। तो तू पेट में या तो कुत्ता पालेगी या गाय पालेगी? हाँ सर। गाय का मेंटेनेंस कर अच्छे से, जगह है तेरे यहाँ घर पे? हाँ, बहुत है सर, जगह की कोई कमी नहीं है। जगह मतलब घर के अंदर नहीं, घर के बाहर ऐसा ओपन जगह है? हाँ पता है सर, आसपास खाली खाली है, प्लॉट्स ही प्लॉट्स हैं। तो दूसरे के प्लॉट पे पालने देंगे क्या तेरे को? सर मेरा क्या जा रहा है, जिस दिन कोई आएगा उस दिन मैं बोल दूंगी, कोई आए चलो, तो सही। अदर इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है, जैसे टैनिंग लेदर इंडस्ट्री में, सेपरेशन ऑफ जूट फाइबर इंडस्ट्री में, इसमें भी यूज़ होता है। ठीक है, नीचे वाले 2 इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, बाकी 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सबकी बुक में अवेलेबल थे। हार्मफुल इफेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक डिजीज कॉजिंग है, और एक जो टेस्ट ने पूछा फूड स्पॉइलेज में। फूड स्पॉइलेज, अगर ख़राब फूड हो जाता है और उसको खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है। फूड स्पॉइलेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द मेजर कॉज ऑफ फूड स्पॉइलेज रिजल्ट्स इन इकोनॉमिक लॉस, द ग्रोथ ऑफ cooked or raw food, the growth on cooked or raw food and changes its texture, smell, taste and etc. फूड स्पॉइलेज के कारण आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फूड स्पॉइलेज के कारण आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फूड पॉइजनिंग मतलब आपने खराब खाना खा लिया और उसके बाद आपको लूज मोशंस और वॉमिटिंग चालू हो गई, तो वो एक कभी कभी एक क्रिटिकल कंडीशन में कन्वर्ट हो सकती है कि अगर आपको लूज मोशंस और वॉमिटिंग रुकी नहीं तो डिहाइड्रेशन इतना हो जाता है बॉडी में कि फिर बहुत सीरियसली डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, कभी कभी एडमिट। और अगर ख़राब खाना नहीं खा रहे हैं, मतलब खराब खाना खाया और पता चल गया और उसी समय वॉमिट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। और वो खाना अगर नीचे तक पहुंच गया, आपका स्टमक या इंटेस्टाइन्स तक पहुंच गया, तो वहाँ से पूरा वॉमिट होकर क्लीन नहीं हो सकता, दिक्कत वाला विषय हो जाता। और क्योंकि वहाँ पे हार्मफुल बैक्टीरिया फैल चुके, तो और जो नया खाओगे तो भी वो ख़राब करेंगे, वो एक क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है फूड पॉइजनिंग। टेस्ट और क्या बताऊँ फूड पॉइजनिंग पे? टेस्ट नेक्स्ट हो गया। और बुक में से पढ़ना, कुछ दिक्कत आए तो पूछ। तो दिस वाज योर ब्रेन मैप। आप आगे का रेडी करो, शीट दिया है उसमें से 10-12 क्वेश्चन भी हो। अपनी बुक में से भी ज़रूर से कुछ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा हो की बुक का भी वो हमसे डिस्कस कीजिए, कॉमनली उसका आंसर होती है बात।
क्लासरूम में कोड एंटर ही नहीं हो रहा है। क्लासरूम में कोड एंटर नहीं हो रहा, अमोघ ने कैसे ज्वाइन किया? सर पता नहीं कैसे हो गया उससे। कोड सही देख के डालो, बाकी बच्चों का भी हो रहा है ज्वाइन। सर एक्चुअली हमारे क्लासरूम पे हमारे स्कूल का खुला है तो उसकी वजह से नहीं हो रहा होगा। इशिका वो दूसरी आईडी से करना पड़ेगा। सर मेरा भी हो गया, बाहर की आईडी से करना क्या बताना है? पड़ेगा। हाँ, क्वेश्चन एक, व्हाट डू यू मीन बाय कैरियर्स, गिव टू एग्जाम्पल्स। कैरियर्स कुछ कैरी करते हैं, आज ही क्लास में डिस्कस हुआ था, नाम से डिस्कस नहीं हुआ था। कैरियर्स या इनको वेक्टर्स भी बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे बड़े ऑर्गेनिज्म जो छोटे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं। सर मॉस्किटोज। जो छोटे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं, जैसे मॉस्किटो हो गया, जैसे हाउस फ्लाई हो गया। फिर इसका एग्जांपल दिया आपकी बुक में कि हाउस फ्लाई कौन सा डिजीज़ कैरी करती है। और भी ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बड़े इंसेक्ट्स मतलब, जो छोटे जनरली प्रोटोजोआ या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करते हैं अपनी बॉडी पे, और फिर वो ह्यूमन से कांटेक्ट में आते हैं जब ह्यूमन। चलो करो क्वेश्चन।